राधे राधे प्रिय दर्शकों। महिपाल जी 55 वर्ष के हो चुके थे। वह एक स्टील फैक्ट्री में नौकरी करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों का खर्च उठाया करते थे। बच्चे बोले तो उनके बच्चे अब बच्चे नहीं रहे। दोनों बेटे जवान हो चुके थे और बेटी भी शादी के लायक थी। फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन्हें घर से बाहर निकलकर कोई काम ढूंढे या पिता का सहयोग करे। महिपाल जी की जिंदगी बड़ी कठिन परिश्रमों के साथ गुजर रही थी। मुश्किल तो तब आ पड़ी जब महिपाल जी अपनी सैलरी के दिन वापस घर लौट कर नहीं आए। घर में हाहाकार सा मच गया। रात को 11 बज चुके थे। वैसे महिपाल जी की छुट्टी 8 बजे हो जाती थी, तो 9 बजे के पहले ही वह घर पहुंच जाया करते थे। उनके बड़े बेटे ने पूछा, मम्मी, आज तो पापा घर नहीं आए, 11 बज चुके हैं, या घर आकर कहीं और चले गए? नहीं बेटा, पापा तुम्हारे अभी तक घर नहीं आए। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। चलो तो पापा को बाहर देखकर आते हैं। दोनों बेटे अपनी माँ के साथ पापा को ढूंढने घर से बाहर निकले। रात बहुत सन्नाटे में थी। 11 बज चुका था। ठंडी का समय था। कहीं उनके पापा की कोई खबर नहीं। दोनों बेटे और माँ उदासी चेहरे लेकर घर के अंदर आ गए। आते ही अपने कमरे में जाकर बोलता है बड़ा बेटा, आज पापा की सैलरी का दिन था। पापा मुझे एक बाइक दिलाने को बोले थे, लेकिन पता नहीं पापा को क्या हो गया। छोटी बहन कमरे के अंदर घुसते ही बड़े भाई की आवाज सुन लेती है, इधर पापा लौट कर नहीं आए भैया, और तुमको बाइक की पड़ी है। कैसे इंसान हो। पापा तो मुझे भी स्कूटी दिलाने के लिए बोले थे। मैं अपनी नौकरी करने जाती हूँ तो मुझे बस का इंतजार करना पड़ता है। तुम तो घर में बैठे रहते हो, लेकिन अब क्या, पापा तो लौट कर ही नहीं आए। दोनों भाई बहन अपनी ही जरूरतों की चीजें याद करके मायूस से हो जाते हैं। फिर बड़ा बेटा किचन में जाता है, कहता है माँ, अभी तक तुमने कुछ नहीं बनाया, भूख भी बड़ी जोरों की लगी है। माँ कहती है बेटा, रसोई घर में एक भी अनाज नहीं है। तुम्हारे पापा का ही इंतजार में कर रही थी। सुबह ही तुम्हारे पापा बोलकर गए थे कि आज की जब वेतन लेकर आऊंगा तो किराने वाले को देकर महीने भर का राशन भरवा लेना। अब तो पिछले महीने का यदि पैसा नहीं दिया तो राशन वाला एक अनाज नहीं देगा। अनाज नहीं है घर में। यह जानकर तीनों बच्चों को बहुत भूख लग रही है। इसीलिए उन्होंने किसी तरह से करवटें बदल कर रात गुजारी। सुबह होते ही घर की बेल बजी। सामने पेपर वाला खड़ा था। पेपर वाले के पास माँ जाकर कहती है, भैया हमें अब पेपर नहीं चाहिए और ना ही कल से तुम पेपर लेकर आना। पेपर वाला कहता है, कोई बात नहीं, जो पिछले महीने का पैसे है आप वह दे दो, हम नहीं देंगे आपको पेपर। लड़की बोल पड़ती है, यहाँ हमारे पापा खो गए हैं और तुम्हें पैसे की पड़ी है। पेपर वाला बुदबुदाता है, तुम्हारे पापा खो गए हैं तो क्या हम पैसे नहीं लेंगे? हमें भी कहीं और पैसे देना है, इसीलिए पैसे तो हमें चाहिए। माँ कहती है, भैया हम आपके पैसे का जल्दी ही इंतजाम कर देंगे, आप हमें 2-4 दिन की मोहलत दीजिए। पेपर वाला वहां से चला जाता है। माँ तीनों बच्चों को सावधान करती है कि एक घर में रहो और 2 लोग इधर उधर पापा की छानबीन करो। मैं पुलिस स्टेशन जाकर उनकी गुमशुदगी की खबर लिखवा कर आती हूँ। माँ पुलिस स्टेशन चली गई और दोनों बेटे इधर उधर फिर भी पापा को दिन में ढूंढते रहे। उनके पापा कहीं नजर नहीं आए। आस पड़ोस में अपने दोस्तों को या पापा के दोस्तों को दोनों बेटों ने बार बार फोन लगाना शुरू किया। सबने तो यही कहा कि हमें सुबह से ही महिपाल जी नहीं दिखे। ऑफिस में भी जब सुबह फोन लगाया गया, जिस कंपनी में महिपाल जी काम करते थे, तो उस कंपनी में यही कहा गया कि आज महिपाल जी सुबह से ड्यूटी पर ही नहीं आए। घर में दुख का माहौल छाया हुआ था। ना तो खाने को था, ना पिताजी मिल रहे थे। एक तो सबको भूख भी बड़ी जोरों की सता रही थी। 1 घंटे के बाद जब माँ वापिस आई तो बोलने लगी कि अभी पुलिस स्टेशन में तुम्हारे पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। पुलिस वालों का कहना है कि हम किसी भी गुमशुदा की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले नहीं लिखते, इसीलिए हमें पापा का इंतजार करना होगा और अब ढूंढे तो कहाँ।
घर में बड़ी परेशानी, दुख का माहौल छाया हुआ था। सब अपनी-अपनी सलाह देने में लगे थे, लेकिन किसी का कोई आइडिया काम नहीं आ रहा था। तभी घर की डोरबेल बजी। सामने उस घर की मालकिन खड़ी थी। उसने कहा, महीना पूरा हो गया है, मुझे घर का किराया चाहिए। यह बात सुनकर बड़ा बेटा कहता है, इधर हमारे पापा खो गए हैं और जिसको देखो उसके पैसे चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसे? कल शाम से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हम लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। एक तो पापा मिल नहीं रहे, दूसरे हमारे घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है और हम आपको किराया लाकर कहाँ से दें? मकान मालकिन ने कहा, यह सब मुझे नहीं पता। किराया न देने का बहाना करके अपने पापा को ही गुमशुदा बता रहे हो। चलो किराया लाओ। लड़की अंदर जा गई और अपने भाई और माँ को बुलाकर कहती है कि जब मैं नौकरी करती थी उस समय पर मैं कुछ पैसे बचा कर रखी थी। मैं तो ऐसे ही पापा से कहती थी कि पापा मुझे स्कूटी ला कर दो, लेकिन मैंने थोड़े से पैसे बचा कर रखे हैं। यह लो माँ, उस मकान मालकिन के दे दो। वह पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाएगा। वह बहुत ही खतरनाक औरत है। माँ ने बेटी से पैसा ले जाकर उस मकान मालकिन को दे दिया। उसके बाद बड़ा बेटा कुछ सोचता रहा, फिर बोला, माँ, 1 महीने पहले मुझे पापा बताए थे कि यहीं एक पास में स्टील फैक्ट्री है, वहाँ एक मैनेजर का पोस्ट खाली है। पापा ने मुझसे कहा था, यदि तुम्हें नौकरी करना हो तो उस जगह पर इंटरव्यू देकर आ जाना। मेरे पास उस जगह का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो मैं जाकर देखता हूँ, शायद अभी भी पोस्ट खाली हो। इसीलिए बड़ा बेटा एड्रेस लेकर उसी कंपनी में पहुंच जाता है। इंटरव्यू में वह पास भी हो जाता है, क्योंकि उसके पिता काफी समय से स्टील फैक्ट्री में ही काम किया करते थे और वह कभी-कभी अपने कंपनी के बारे में बच्चों को बताया करते थे। वह एक वर्कर ही थे, लेकिन वह काफी परिश्रमी थे। बेटे को वहां पर नौकरी मिल जाती है, लेकिन जब वह शाम को चलने लगता है, तो वहां का सीनियर मैनेजर जो रहता है, तो उन्हें कहता है कि साहब, यहाँ पर जो कोई भी आता है, तो सिर्फ 1 या 2 दिन नौकरी करता है, क्योंकि सबको स्टील फैक्ट्री की जो यहाँ की ऑयल की महक आती है और खट-खट की आवाज, वह सबको सूट नहीं करती। आपने पूरा दिन मेहनत किया है, इसीलिए आज मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ। हो सकता है कल आप नौकरी पर ना आए। आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप काफी मेहनत कर सकते हैं। तो बड़ा बेटा बोला, सर, मैं कल नौकरी पर जरूर आऊंगा। मैं आपके ये पैसे भी रख लेता हूँ। वह जब पैसे लेकर अपनी माँ को देता है, शाम को घर आकर, तो माँ उन्हीं पैसों से राशन लेकर आती है और घर में भोजन इत्यादि का प्रबंध करती है। सब लोग पेट भरकर भोजन करते हैं और दूसरे दिन लड़की अपनी नौकरी पर चली जाती है। बड़ा बेटा भी वापिस से अपनी कंपनी में काम करने चला जाता है। बीच वाला लड़का कहता है कि माँ, मैंने भी एक जगह काम देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि जब पापा काम कर रहे हैं और बड़े भाई घर में बैठे हुए हैं, तो फिर मैं क्यों काम पर जाऊं? इसीलिए मैं नहीं गया था। माँ, मैंने देखा था कि अभी अपने गांव से 1 किलोमीटर आगे तिराहे पर एक बहुत बड़ा कपड़े का शोरूम खुला है। उसमें हेल्पर चाहिए, ऐसा ऐड के रूप में लिखा था। मैं जा रहा हूँ। यदि वहां अभी भी हेल्पर की जरूरत होगी, तो मैं आज से ही काम पर लग जाऊंगा। छोटा बेटा भी गया और वहां उस शोरूम के मालिक से मिला और बोला, मुझे काम की जरूरत है। मैं यहाँ हेल्पर के रूप में नौकरी करने आया हूँ। पहले तो शोरूम के मालिक ने पूछा कि कहाँ रहते हो बेटा? तो उसने बताया, कहीं 1 किलोमीटर दूर गांव में मेरा घर है। उस शोरूम के मालिक ने सब कुछ जाना कि परिवार में कौन है, घर में कौन है। लेकिन आज उस लड़के ने यह नहीं बताया कि मेरे पापा 2 दिन से खो गए हैं, क्योंकि उसे डर था, यदि उसने बता दिया तो कहीं शोरूम वाला यह सोचेगा कि यह लड़का आते ही मेरे शोरूम में झूठ बोलने लगा नौकरी पाने के लिए। इसीलिए उसने बताया कि सब कुछ घर में ठीक है, पापा बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए मैं अपने घर वालों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी छोटी बहन बड़ी हो गई है, उसकी शादी करना है। मेरे बड़े भाई भी हैं,
वह भी काम पर जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि मैं ही क्यों घर में बैठूं, मैं भी तो काम कर सकता हूँ। उसके इस तरह से नेक विचार को सुनकर उस शोरूम के मालिक ने उसे काम पर रख लिया। अब वह भी रोज काम पर जाने लगा। जब रात को तीनों बच्चे नौकरी करके आए तो देखे कि घर में खाने की खुशबू आ रही थी। माँ गरम-गरम रोटियां बहुत सारी बनाकर रखी थी। सब्जी की खुशबू आ रही थी। सब लोगों ने रोटी और सब्जी पेट भर खाया, लेकिन माँ के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। माँ ने एक रोटी भी नहीं खाया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। सबने कहा, माँ, हमने तो पापा के ढूंढने को बड़ी कोशिश की। अब तुम इस तरह से खाना पीना छोड़कर कब तक जियोगी? तुम्हें तो घर के सारे काम भी करने होते हैं। पापा यदि कहीं गए होंगे तो जरूर वापिस आ जाएंगे। माँ, अब तो 24 घंटे से ज्यादा भी हो गया है। अब हम सबको साथ में पुलिस स्टेशन भी चलना चाहिए। माँ ने कहा, आज रात तुम लोग सो जाओ, कल का कल देखेंगे। कल दिन में फिर तुम लोग अपनी ड्यूटी पर चले जाना, मैं वापिस पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। रात को जब सब लोगों ने अपना बिछौना जमीन पर लगाने लगे, तभी उनमें से एक तकिया कम थी। तो बीच वाला लड़का बोला, माँ, मेरी तकिया नहीं मिल रही है। माँ ने कहा, देख ले बेटा, इधर उधर होगी, किसी कपड़े में लिपटी होगी या कि नीचे गिर गई होगी। लड़के ने इधर उधर देखा, कहीं तकिया नहीं मिली। फिर वह खाट के नीचे ढूंढने लगा तो उसे खाट के नीचे कुछ अजीब सा दिखा। उसने कहा, माँ, खाट के नीचे कुछ लिपटा हुआ सा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गोनी है। नहीं नहीं माँ, कोई चोर है, आओ तो सही। वह खाट के नीचे ऐसे देखने लगा। बोला, माँ, यह तो कुछ हिल रहा है, पक्का चोर ही है। उसकी बात सुनकर सब लोग वहां पहुंच गए। माँ आवाज देती रही, अरे कुछ नहीं है, वहां पर मैंने तुम लोगों के बचपन के कपड़े बांध के एक पोटली में रख दिया है, वही पड़ा होगा खाट के नीचे। नहीं माँ, यह तो हिल रहा है। फिर सबने गौर से देखा कि एक चादर में लिपटे हुए कोई इंसान नीचे है। अब सब बच्चों ने जब देख ही लिया तो उनको बाहर निकलना ही पड़ा। जब वह बाहर निकले तो कोई और नहीं, महिपाल जी ही थे। सब बच्चे चौंक गए। पापा, आप खाट के नीचे, इसका मतलब आप यहाँ छुपे थे? हाँ, मैं यहाँ छुपा था। लेकिन पापा क्यों? अब मैं समझ गया, आप हम सबको सबक सिखाना चाहते थे। बड़े बेटे ने कहा, हाँ बेटा, इसे सबक मत समझो, तुम लोगों को जिंदगी का पाठ पढ़ाना चाहता था। मैं बहुत परेशान था। मेरी उम्र अब 50 पार कर चुकी थी। मुझे तुम लोगों की रातों दिन चिंता सताए जा रही थी। मुझे डर इस बात का था कि किसी दिन स्टील फैक्ट्री में मैं वर्कर का काम करते हुए यदि इस दुनिया से चला गया तो तुम तीनों में से कोई भी अपनी लाइन पर नहीं, अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, तो तुम लोग अपना जीवन यापन कैसे करोगे? मैं देखना चाहता था कि मेरे ना रहने पर तुम लोग क्या अपने जीवन का, अपने घर गृहस्थी का भार उठा सकते हो? इस नाटक में तुम्हारी माँ ने भी पूरा साथ दिया। लड़की ने बोला, माँ, फिर जो तुम पुलिस स्टेशन गई थी तो क्या झूठी खबर लिखवाने? नहीं बेटी, मैं पुलिस स्टेशन गई ही नहीं थी। मैं तो यहाँ से बाहर निकलकर एक पार्क में बैठी थी। फिर वहां जब 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो मैं वापस घर आ गई। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुम लोग पुलिस स्टेशन मेरे साथ मत आओ, मैं अकेले ही जाकर वहां पर रिपोर्ट लिखा कर आऊंगी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सब लोग अपने पापा के गले मिले और कहने लगे, पापा, आप ऐसा कभी मत कहना कि आप हमसे दूर जाएंगे। 3 दिन के लिए आप हमसे दूर हुई क्या कि हम सबकी दुनिया वीरान हो गई थी। हम सब अपने आप को अनाथ महसूस करने लगे थे। अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में रहकर ही आराम करें। महिपाल जी ने कहा, नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं बेटा, तो मैं घर में बैठकर आराम नहीं करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। अभी मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कहाँ हुआ हूँ। बेटी की शादी करना है, तुम दोनों की शादी करना है, तुम सबके लिए घर बनवाना है,
यह बात सुनकर महिपाल जी की पत्नी आकर कहती है, बच्चों, तुम्हारे पापा ने जमीन खरीद लिया है, उसी की आज तक ईएमआई चुकाते रहे। अब वह दिन आ गया है कि उस जमीन पर हम अपना घर बना सके। तीनों बच्चों ने कहा, माँ, हम सब मिलकर खूब काम करेंगे और अपना घर बनाएंगे। 1 साल के अंदर ही पिता, दोनों बेटे और एक बेटी मिलकर कड़ी मेहनत के साथ नौकरी करते रहे। साल भर के अंदर ही उनके पास इतना पैसा आया कि उनका घर 3 मंजिले का बनकर तैयार हो गया। फिर उन लोगों ने साल भर की कमाई को इकट्ठा किया और अपनी बहन की शादी एक सरकारी नौकरी वाले के साथ करवा दिया और बहन को एक स्कूटी भी खरीद कर दे दिया। बहन भी अपने घर में सुखी से जीवन गुजारने लगी। बड़े बेटे की शादी भी हो गई। 1 साल गुजरा कि छोटे बेटे की भी शादी हो गई। अब दोनों बहुएं घर पर आ गई थीं। रहने के लिए दोनों बहुओं को ऊपर के 2 फ्लैट दे दिए गए थे। नीचे माता-पिता रह रहे थे। अब महिपाल जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वह घर पर ही अपनी पत्नी और पोते-पोतियों के साथ अपना दिन गुजारा करते थे। आज भी दोनों बेटे नौकरी करने जाते थे। अपने माता-पिता को खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे। बहुएं भी अपने सास-ससुर का पूरा ध्यान रखती थी। उन्हें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो ये था एक खुशहाल और संगठित परिवार। यदि मिलकर एक रहकर कुछ भी करें तो कोई भी काम कठिन नहीं है। जिस तरह से महिपाल जी के तीनों बच्चों ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और एक होकर मेहनत करके ऊंचाइयों तक पहुंचा। यदि इसी तरह से हर परिवार में एक होकर काम करे तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी आसानी के साथ सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। क्या महिपाल जी अपने बच्चों को सबक सिखाकर अच्छा किए या गलत? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।